हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपक निषाद। वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग करेंगे 2021 के जनवरी का प्राइमरी सेक्शन का प्राइमरी लेवल के मैथ्स का पेपर जो सीटेट का है। ये 2021 जनवरी का पेपर है। इसका हम लोग मैथ सेक्शन का एनालिसिस करेंगे। तो अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो उसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए डेली अपडेट्स के लिए। तो चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन हाउ मैनी वेज 48 स्मॉल स्क्वायर्स ऑफ 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर कैन बी अरेंज्ड सो दैट द रिजल्टिंग एरिया इज 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। हिंदी में पढ़ लेते हैं। 1 बाई 1 सेंटीमीटर वाले 48 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिणामिक क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। तो देखिए, एक एक सेंटीमीटर के स्क्वायर हैं और 48 है उनकी संख्या। तो हम उनको किस तरह अरेंज करें कि जो है क्षेत्रफल जो है 48 आए। तो देखिए, हम कैसे अरेंज कर सकते हैं। 48 है, या तो हम एक रो बना लें और 48, तो हमारा क्षेत्रफल 48 हो जाएगा। दूसरा है, या तो हम दो रो बना लें और 24 कॉलम बना लें, तो हमारा क्षेत्रफल 48 हो जाएगा। तीसरा तरीका है 3 × 16 कर लें, तो हमारा क्षेत्रफल 48 हो जाएगा। चौथा है, और क्या हो सकता है, 4 रो और 12 कॉलम बना लें, तो हमारा क्षेत्रफल 48 हो जाएगा। और किस तरीके से कर सकते हैं, 3 × 16 हो गया। देखिए, अब कर सकते हैं हम 6 × 8, तो हम इसको 6 रो और 8 कॉलम बना ले तो भी हमारा क्षेत्रफल 48 आएगा। अब इसके आगे बढ़ेंगे तो 8 6 जा 48, फिर 12 4 जा 48, फिर ये रिपीट होने लगेगा, तो इसको हम नहीं लेंगे। बस खाली किस तरह एक ही बार इसका इस तरह से लेंगे ताकि वो रिपीट ना हो। तो हम फाइनली 5 तरीके से ऐसे अरेंज कर सकते हैं एक एक सेंटीमीटर के स्क्वायर्स को कि हमारा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 48 के बराबर ही आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5 तरीके ऐसे हो जाएंगे कि हम इनको अरेंज कर सकते हैं। गॉट इट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ स्कूल असेंबली स्टूडेंट ऑफ क्लास are standing in a line. Ruhi is 19th from both end. How many students are present in that class? विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं। दोनों सिरों से रूही का 19वां स्थान है। एक कक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित हैं। देखिए, ये किस तरीके से करेंगे, रूही दोनों तरफ से, लेफ्ट से भी और राइट से भी जो है 19th पोजीशन पे। तो क्या करेंगे, 19 + 19 कर देंगे। लेकिन रूही इसमें 19 + 19 कर देंगे तो रूही इसमें 2 बार गिन जाएगी, तो एक बार माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 38 - 1 37। इस तरह का अगर कभी भी क्वेश्चन आए तो ऐसे प्लस करके एक माइनस कर दीजिए, 37 हमारा आंसर हो जाएगा। गॉट इट। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अस्मिता रीचेस स्कूल फॉर ए मीटिंग 15 मिनट बिफोर 8:30 AM। देखिए, सी रीच्ड हाफ एन आवर अर्लियर देन हर कलीग हु इज 40 मिनट लेट फॉर मीटिंग। व्हाट इज द शेड्यूल्ड टाइम ऑफ द मीटिंग। अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 बजे से 15 मिनट पहले पहुंची। वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची, जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट की देरी से पहुंची। गोष्ठी का निर्धारित समय क्या था। तो किस तरह से करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन को, देखिए यहाँ पे कर लेते हैं।
अनीता जो है 8:30 से 15 मिनट पहले पहुंची, मतलब वो 8:15 पे पहुंची। ठीक है। जो सी रीच्ड हाफ एन आवर, अपनी वो सहेली से आधा घंटा पहले पहुंची, तो वो उसकी सहेली आधा घंटा बाद आई होगी, मतलब वो 8:45 पे आई होगी उसकी सहेली। और जो उसकी सहेली जो है मीटिंग के लिए 40 मिनट लेट है, तो यहाँ से इसमें से 40 मिनट माइनस कर दीजिए। तो 5, 4 में से 4 गया 0 और 8। तो मीटिंग का सही टाइमिंग क्या था? 8:05, सुबह 8:05 पे मीटिंग का टाइम था। समझ में आया? चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ नंबर देन हाफ ऑफ 100, it is more than 6 tens less than 8 tens. The sum of digit is 9. The tens digit is the double of the ones digit. What is the number? एक संख्या 100 के आधे से अधिक है, यह 6 दहाई से अधिक और 8 दहाई से कम है। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन? कुछ क्वेश्चन ऐसे अलजेब्रा से नहीं किए जाते कि समीकरण बना के, कुछ क्वेश्चन ऑप्शन से ही किए जाते हैं। जैसे यहाँ इसे पढ़िए, 6 दहाई से अधिक। 6 दहाई मतलब 60 से अधिक और 80 से कम है वो नंबर, वो संख्या 60 से अधिक और 80 से कम है। इसके अंकों का योग जो है 9 है, मतलब तो देखिए ऐसे कौन सी संख्या होता है? 7 + 2 9, 6 + 3 9। ये देखिए 54 तो हो ही नहीं सकता। 81, 8 1 + 9 ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 80 से ज़्यादा है। ये दोनों हो सकते हैं। इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगना है, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें द टेंस डिजिट इज डबल ऑफ द वंस डिजिट? तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है 63। 3 वंस प्लेस पे और उसका डबल जो है 6 टेंस प्लेस पे। ये सेकंड ऑप्शन जो है हमारे क्वेश्चन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो कुछ क्वेश्चन हमें ऑप्शन से भी करने होते हैं, जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन को जो है हम हल करें। गॉट इट? चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए, ये कुछ रेट दिए हैं। अ पैकेट ऑफ क्रेयॉन, पैकेट ऑफ पेंसिल, पैकेट ऑफ स्केच, 1 सीजर, 1 इरेजर, ग्लेज्ड पेपर, पैक ऑफ डेकोरेटिव। सोहन बाय 1 पैकेट। तो चलिए देखिए, ये टोटल बिल पूछ रहा है, तो हम इसको कर लेते हैं। सोहन ने पहले क्या खरीदा? एक क्रेयॉन खरीदा। एक क्रेयॉन कितने का है? 15 रुपये 50 पैसे। फिर क्या खरीदा? 2 पैकेट ऑफ पेंसिल। पेंसिल कितने की है? 14 रुपये की। तो 2 पैकेट कितने हो जाएगी? 28 रुपये की। फिर क्या खरीदा? 1 पैकेट ऑफ स्केच पेन। स्केच पेन कितने का है? 22 रुपये 50 पैसे। फिर 1 सीजर। सीजर कितने की है? 17 रुपये की। 5 शीट ऑफ ग्लेज्ड पेपर। एक ग्लेज्ड पेपर 2.5 रुपये का है, तो 5 ग्लेज्ड पेपर 12 रुपये 50 पैसे के हो जाएंगे। फिर 1 पैक ऑफ डेकोरेटिव स्टिकर। डेकोरेटिव स्टिकर कितने का है? 5 रुपये का है। तो अब इसको ऐड कर देंगे, ये तो 0 हो जाएगा। 5 + 5 10 + 5 15 का 1, 5 1 6 6 + 8 14 14 + 2 16 16 + 7 23 23 + 2 25 + 5 30। 3 कैरी। 3 + 1 4 + 2 6 6 + 8 6 + 2 8 8 + 1 9 9 + 1 10। तो 100 रुपये 50 पैसे। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा थर्ड।
गॉट इट। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम पटना ऑन 30th May 2020 at 2340 hour and reaches Mumbai on 1st June 2020 at 5:15 hour. What is the total travel time of train? एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को 23:40 घंटे पर निकलती है। मुंबई को 1 जून 2020 को 5:15 घंटे पर पहुंचती है। रेलगाड़ी की यात्रा का कुल समय कितना होगा? तो देखिए इसको कैसे करेंगे। रेलगाड़ी 30 मई को निकली, 30 मई को निकली कै बजे? 23:40 मतलब 11:40 पे। तो 23:40 से पूरा 24 जब तक नहीं बज गया होगा तब तक वो सफ़र की होगी, तो लगभग 20 मिनट सफ़र की। फिर अब मई जो है 31 का महीना होता है, तो 31 मई को पूरा 24 घंटा दौड़ेगी, 24 आवर, और ये मिनट में है। फिर 1 जून को वो सुबह 5:15 पे पहुंचती है। तो हम क्या करेंगे, टोटल टाइम को ऐड कर लेंगे, 24 घंटे प्लस 5 घंटे और उसमें 15 मिनट और 20 मिनट, तो 5 3 35 9 और 2, तो 29 घंटे और 35 मिनट हमारी ट्रेन जो है सफ़र करेगी। आप लोग को याद रखना पड़ेगा कि कौन सा महीना कितने दिन का होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन अ 5 डिजिट नंबर द डिजिट एट द 100 प्लेस। क्वेश्चन बड़ा है, ध्यान से पढ़िए। The digit at the 100 place is 3/4 of the digit at 10,000 place and the digit at 10th place is 2/3 of the digit at 100 place. The digit at the 10th place is square of the smallest prime number and the digit at the 1000 place is the largest single digit prime number. If the digit at unit place is the largest single digit odd number then the number is। देखिए ये कई पार्ट्स में दे रखा है, तो इसको ऐसा है थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा जाए और फिर इसकी कंडीशन को जो बोल रहा है उसको क्वेश्चन में बनाया जाए। द डिजिट एट द 100 प्लेस, तो देखिए 1s 10s 100 1000 और 10,000। ओके, द डिजिट एट 100 प्लेस इज 3/4 ऑफ द डिजिट एट 10th प्लेस। जो 100 प्लेस पे है वो 3/4 है किसका? 10,000वें पे का, 10,000वें स्थान का। तो देखिए ये क्वेश्चन हम लोग ऑप्शन से करते हैं। ऐसा कोई है जो सैकड़े के स्थान पे जो नंबर है वो 10,000वें स्थान का 3/4 है। तो देखिए ये 6 है और ये 8 है। 6 जो है 8 का 3/4 है, ये कंडीशन तो पूरी कर रहा है। ये हाँ ये भी कंडीशन पूरी कर रहा है। ये 4 जो है 8 का आधा है, ये कंडीशन, ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। और ये 9 4, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ऑप्शन हमारा इन दोनों में से होगा। फिर क्या कर, फिर पढ़ते हैं आगे। द डिजिट एट 10,000 द डिजिट एट 10 प्लेस इज 2/3 ऑफ द डिजिट एट 100 प्लेस। जो संख्या है दहाई पे वो सैकड़े का 2/3 है। द डिजिट एट 10th प्लेस इज 2/3 ऑफ द, तो देखिए 2/3, 4 6 का 2/3 है, तो ये फिर से ये कंडीशन कर रहा है। ये भी
2/3 जो है ये दोनों कंडीशन पूरी कर रहा है। द डिजिट एट टेंस प्लेस इज स्क्वायर ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। जो टेंस प्लेस पे जो नंबर है वो स्क्वायर है द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2, और उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। तो 4 कहाँ पे आ रहा है? हमारा इस ऑप्शन में आ रहा है। वैसे तो ये यही आंसर होना चाहिए, आगे भी और पढ़ लेते हैं। एंड द डिजिट एट द 1000 प्लेस इज लार्जर सिंगल डिजिट प्राइम नंबर। लार्जर सिंगल डिजिट प्राइम नंबर अभाज्य संख्या क्या होती है? सबसे बड़ी 2, 3, 5 और 7। तो 7 सबसे बड़ी एक डिजिट अभाज्य संख्या होती है, तो यहाँ पे आ रहा है। तो ये सारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। गॉट इट? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, स्टेप स्टेप में पढ़िए, और ज़रूरी नहीं कि हर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, कुछ क्वेश्चन ऑप्शन से भी होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ 8008, 8088, 8808 टू ऑब्टेन 7863। 17,863 पाने के लिए इन तीनों के सम के योग में क्या घटाव किया जाए? तो पहले इन तीनों को जोड़ लेते हैं। 8008, 8808 और 8088। तो ये हो जाएगा 24, 2 10, 1 9 और 24904। उसमें से ये माइनस कर दीजिए, तो 1 बचेगा। 10 में से 6 गया, 4 बचेगा। 8 में से 8 गया, 0 बचेगा। और ये 14 में से 7 गया, 7 बचेगा। यहाँ कुछ नहीं बचेगा, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। हम क्या घटाएंगे? 7041। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। A bucket of 16 liter capacity is filled to the brim with water. Water from this bucket is to be transferred into smaller utensils. A mug filled to capacity has to be dipped 50 times to completely transfer the water in the bucket. The utensils, what is the capacity of the mug? 16, देखिए एक बाल्टी है जिसमें 16 लीटर पानी भरा हुआ है, और उसको छोटे छोटे बर्तनों में भरना है। एक मग से भरा जाता है, तो 50 बार मग को यूज किया जाता है उस पानी को निकालने के लिए। तो क्या करेंगे? उस मग की कैपेसिटी निकालनी है, तो क्या करेंगे? देखिए 16 लीटर में कितने ml हो जाएंगे? 16,000 ml, ठीक है। और 50 बार किया गया, तो 50 से इसको भाग दे देंगे, तो 0 से 0 कट गया, और इसको करेंगे तो 5 3 जा 15, 2 और 0, 320 ml आएगा। आसान सा है, बस 16 लीटर को 16,000 कर दीजिए और उसको 50 से भाग दे दीजिए, तो हमारा आंसर मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A taximeter show charge of ₹50 for the first 2 kilometer of journey and ₹16 for every subsequent kilometer traveled. Manju pays ₹258 as fare to travel from her house to the railway station. How far is the railway station from her home? एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए ₹50 का भाड़ा दिखाता है, और उसके बाद के प्रति किलोमीटर के लिए 16 रुपये का भाड़ा दिखाता है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। टोटल भाड़ा दिखा रहा है
258, ठीक है। उसमें से 50 रुपये तो माइनस कर दीजिए, जो कि 2 किलोमीटर का है। 2 किलोमीटर के लिए तो फिक्स है, तो 50 रुपये तो उसने दिए ही दिए, उसमें जो इंक्लूड है, ठीक है। अब बचा 208 रुपये। ये किसके हिसाब से? ये पर जो एक्स्ट्रा किलोमीटर चल रही है उसका 16 रुपये के हिसाब से। तो इसको 208 को 16 से भाग दे दीजिए, तो 16 एकम 16 और 16 तिया 48 बचेगा। ये 13 किलोमीटर आ गया, और ये जो 50 रुपये था 2 किलोमीटर का, ये इसमें जोड़ देंगे। 13 2 15, तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा 15 किलोमीटर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, द फॉलोइंग टेबल शो मार्क्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ 100 बाय मारिया एंड शहनाज इन 5 सब्जेक्ट। ये मारिया और शहनाज के सब्जेक्ट्स के मार्क्स दे रखे हैं। अब इसमें बताना है कि देखिए मोर मार्क्स किसके आए, लगभग इस तरह का ये बताना है। तो इसको पहले टोटल ऐड कर लेते हैं। 8 + 4 12, 12 + 5 17, 17 + 3 20, 2 कैरी, 7 + 8 15, 15 + 6 21, 21 + 7 28, 28 + 9 27 20 सॉरी 7 + 8 15, 15 + 6 21, 21 + 7 28 + 9 37, 38 39। इसके 390 आए। मारिया के कितने आए? 390। और शहनाज के जोड़ लेते हैं। 1 + 8 9, 9 + 7 16, 16 + 2 18, 18 + 2 2, 10 + 7 17, 17 + 7 24, 24 + 7 31, 31 + 8 39। दोनों के तो इक्वल ही हैं, तो ऐसा कोई ऑप्शन है? मारिया हैज़ स्कोर्ड मोर मार्क्स देन शहनाज इन ऑल द सब्जेक्ट एक्सेप्ट द लैंग्वेज। Maria has scored more marks than Sehnaz in only 2 subjects. Sehnaz aggregate marks in math and science are more than Maria aggregate mark in these subjects. नहीं, the aggregate mark of Maria and Sehnaz are equal. हाँ, ये ऑप्शन जो है हमारा सही है। जो मारिया और शहनाज के दोनों मार्क्स क्या है? इक्वल हैं। ओके, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 42। देखिए, अब यहाँ से पेडागॉजी स्टार्ट हो गई। पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन और फिर सॉल्व करिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजायरेबल टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिस इन द context of mathematics? Open-ended questions should be avoided to prevent confusion. Intuitive understanding of concepts should be encouraged. Open book tests should be avoided. Students should be told to follow the prescribed steps of solving problem. देखिए, कह रहे गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है? भ्रांति को रोकने के लिए मुक्त उत्तर वाले ओपन एंडेड प्रश्नों से बचना चाहिए? नहीं, जितनी प्रॉब्लम रखेंगे हम उतने तरह से सोचेंगे, उतने इस तरह के क्वेश्चन बंद कर देंगे, तब तो हमारी क्रिएटिविटी, जो क्रिएटिव थिंकिंग है, वो बंद पड़ जाएगी। संकल्पनाओं के अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। हाँ, ये करना चाहिए। खुली पुस्तक परीक्षा से बचना चाहिए। क्यों बचना चाहिए? विद्यार्थियों को बताना चाहिए कि प्रश्नों को हल करने के लिए निर्धारित
कदमों का अनुकरण करे। नहीं, एक मैथमेटिक्स तो ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एक क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, और सिर्फ एक रूल बता देंगे कि सिर्फ एक रूल से करो, तब तो फिर मैथमेटिक्स का डेवलपमेंट रुक जाएगा और बच्चे का भी। हमारा ऑप्शन सेकंड सही होगा। इनिशिएट इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट शुड बी अनकरेस्ट, ये ऑप्शन ज़्यादा सही है। बाकी ये थोड़ा नेगेटिव है क्योंकि अवॉइडेड 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 सब इन सब में बोल रहा है। तो सीटेड पेडागोजी में वो आंसर सही होते हैं जो बच्चे के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फॉलोइंग आर सम क्वेश्चन posed by the bracket posed by the teacher in the mathematics classroom. What is the area of rectangle whose one side is 5 centimeter and perimeter is 30 centimeter? Find a set of number whose median is 4. List all prime number between 0 and 8. Tell me anything mathematical information you know about rectangle. अच्छा, इन सब सारे ऑप्शन ऐसे हैं, कौन से क्लोज्ड एंडेड है और कौन से ओपन एंडेड। देखिए, क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन वो होते हैं जिसमें सिर्फ एक फिक्स आंसर होता है, और ओपन एंडेड क्वेश्चन वो होते हैं जिसमें आप अपनी मर्जी से आंसर दे सकते हैं और जिसकी आंसर की बहुत सारी संभावनाएं होती हैं, पॉसिबिलिटीज़ बहुत होती हैं। देखिए, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज वन साइड इज 5 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर इज 30 सेंटीमीटर। देखिए, ये इस ए वाले क्वेश्चन में एक लिमिटेशन लगा दी गई है कि एक साइड तो 5 सेंटीमीटर है, दूसरा पेरीमीटर बता दिया गया है, तो ये तो क्लोज्ड एंडेड है। ये क्या है? क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन है। फाइंड अ सेट ऑफ नंबर हुज मीडियन इज 4। एक ऐसा नंबर बताना है सेट का जिसकी माध्य जो है 4 हो। तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, इसको ओ से डिनोट कर देते हैं। लिस्ट ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 0 to 8। 0 to 8 तो फिक्स्ड हो गया, ये क्लोज्ड एंडेड है। टेल मी एनीथिंग मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन यू नो अबाउट रेक्टेंगल। आयत के बारे में कोई जानकारी दीजिए, तो ये ओपन एंडेड है। तो देखिए, ए और सी जो है क्लोज्ड एंडेड है, ए एंड बी आर क्लोज्ड एंडेड, ये तो नहीं होगा। ए बी सी आर क्लोज्ड एंडेड, नहीं। ए इज क्लोज्ड एंडेड, बी सी डी आर ओपन एंडेड, नहीं। ए एंड सी आर क्लोज एंडेड एंड बी एंड डी आर ओपन एंडेड। हाँ, ये जो है हमारा ऑप्शन 4 सही होगा। गॉट इट। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली टू इम्पैक्ट टीचिंग लर्निंग इन मैथमेटिक्स। गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है? देखिए, ऑप्शन पे इनहेंसिंग क्वालिटी ऑफ फीडबैक, यूजिंग रिजल्ट ऑफ असेसमेंट टू मॉडिफाई टीचिंग, नोइंग वेज इन विच असेसमेंट अफेक्टेड द confidence of learner, providing complete solution to student। wrong answer। हिंदी में क्या है? प्रतिपुष्टि की गुणवत्ता में वृद्धि, मूल्यांकन के परिणामों के प्रयोग से शिक्षण के परिवर्तन करना, मूल्यांकन के कारण छात्रों को आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ने के तरीकों की जानकारी होना और छात्रों को गलत उत्तरों के पूरे हल देना। तो हमसे क्या पूछा था? गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है? तो देखिए, इसका आंसर 4 होगा। सीटेट ने इसका आंसर 4 माना है। छात्रों को गलत उत्तरों के पूरे सॉल्यूशन पकड़ा देना इसका न्यूनतम असर होगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रोहित रियलाइजेज दैट स्क्वायर इज बोथ अ रोम्बस एंड अ रेक्टेंगल। ही इज एट व्हाट स्टेज ऑफ व्हेन ही ले विजुअल थिंकिंग। रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही हैं।
वह वैन हीले के मानसिक चिंतन के कौन से चरण पर है? लेवल रिकॉग्निशन, पहचानना, एनालिसिस कर रहा है, रिलेशनशिप, एक संबंध स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, डिडक्शन। हाँ, इस क्वेश्चन से तो ये लग रहा है कि वो जो है वर्ग, समचतुर्भुज और आयत में एक संबंध स्थापित, तो ये वैन हीले के लेवल 2 में। इसका आंसर जो है सीटेट ने भी लेवल 2 ही माना है। गॉट इट। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द सम ऑफ एनी टू होल नंबर इज अ होल नंबर। द प्रॉपर्टी ऑफ ए होल नंबर इज रेफर टू एज। किसी दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होगा। पूर्ण संख्याओं को इस गुण के इस प्रकार उल्लेखित किया जाता है। देखिए, तो इसका ऑप्शन होगा क्लोजर प्रॉपर्टी। ये क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन है। अब देख लेते हैं कि होता क्या है। देखिए, क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है, अगर ए एक रियल नंबर है और एक बी रियल नंबर है तो उसका आंसर अगर सी आएगा तो वो भी एक रियल नंबर होगा। तो वे यही होता है, द सम ऑफ एनी टू होल नंबर इज अ होल नंबर। ये हमारी कंडीशन को पूरा कर रहा है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, ए प्लस बी होता है बी प्लस ए के बराबर। ठीक है। एसोसिएटिव क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, ए इंटू बी प्लस सी, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। तो ये प्रॉपर्टी आप लोग जरूर एक बार देख लीजिएगा। ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 47, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मैथमेटिक्स टीचिंग लर्निंग इज इनकरेक्ट। गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए, आजकल इस तरह के क्वेश्चन बहुत से आते हैं जिसमें ये पूछता है क्या नहीं है, क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़िए। मैथमेटिकल लर्निंग इज अ सोशल प्रोसेस इन्वॉल्विंग डायलॉग। गणितीय अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें संवाद संबंधित है। हाँ, सामाजिक प्रक्रिया तो है भाई। शिक्षण ही अपने आप में एक सामाजिक प्रक्रिया है, तो गणित क्यों नहीं होगा। गणित ज्ञान की रचना में संस्कृति और संदर्भों का कोई भूमिका नहीं है। ऐसी बात तो नहीं है कि कोई भूमिका नहीं है, ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए। तो और नमूनों के अवलोकन और सामान्यीकरण के प्राथमिक कक्षा में के विद्यार्थियों में गणितीय ज्ञान का सर्जन किया जा सकता है। हाँ, टीएलएम का तो हमारे बहुत यूज होता है। गणितीय ज्ञान की सर्जन में तर्क और वार्ता की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। लॉजिकल रीजनिंग तो बहुत ज़रूरी है मैथमेटिक्स के लिए। तो हमसे पूछा था कौन सा सत्य नहीं है, तो हमारा ये गणितीय ज्ञान में रचना और संस्कृति का कोई उल्लेख नहीं है, ये हमारा इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन हमारा सेकंड हो जाएगा क्योंकि हमसे पूछा ही गलत है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू रिगार्डिंग टीचिंग नंबर एट प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल पे क्या सही होता है। प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर शुड बी एनकरेज्ड। राइटिंग नंबर शुड बी taught in sequence. Writing of number as numeral should precede counting. Order irrelevance of number should be encouraged. तो देखिए, इसका ऑप्शन जो है थर्ड होगा, ए एंड डी। सीटेट ने इसका आंसर ए एंड डी दिया है, ए एंड डी।
अब क्या है ए एंड डी? इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर शुड बी एनकरेज्ड, ऑर्डर इररिलेवेंस ऑफ नंबर शुड बी एनकरेज। संख्याओं में अनुक्रम असंगति को प्रोत्साहित करना चाहिए। जैसे हम बैक काउंटिंग कराते हैं ना बच्चों को, जरूरी नहीं है एक सीक्वेंस में पढ़ाया जाए, इसलिए ये ऑप्शन सही होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स एट प्राइमरी लेवल? प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है? मैं सबसे ज़्यादा कौन सी बात इंपॉर्टेंट होगी? मेकिंग मैथमेटिक पार्ट ऑफ चिल्ड्रन लाइफ एक्सपीरियंस। हाँ, ये बात तो बहुत ज़्यादा सही है, क्योंकि हमें जो भी पढ़ा है वो डेली लाइफ से जुड़ा हो, या फिर डेली लाइफ में उसका यूज कर सके। डेवलपिंग रिगर इन कैलकुलेशन, परिकलन में परिशुद्धता विकसित करना, नहीं। प्रिपेयरिंग फॉर हायर एजुकेशन, अब बच्चा एडमिशन लेके अभी आया है, आप उसे हायर एजुकेशन के लिए थोड़ी ना प्रिपेयर। प्रमोटिंग एंड प्रिपेयरिंग फॉर टेक्नोलॉजी, हाँ ये भी बात सही है, टेक्नोलॉजी के साथ, लेकिन उतनी नहीं है। ये सारी ये बात जो है इसमें आ जाती है। मेकिंग मैथमेटिक पार्ट ऑफ चिल्ड्रन लाइफ एक्सपीरियंस, उसके जीवन से संबंधित करके हमें जोड़ना चाहिए। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 50. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज मोस्ट लाइकली टू डेवलप स्पाशियल रीजनिंग अमंग स्टूडेंट? निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किससे विद्यार्थियों में त्रिविम मतलब 3 डायमेंशनल विवेचन दिक् स्थान की समझ विकसित होने की सर्वाधिक संभावना है? आइडेंटिफाइंग पैटर्न इन अ नंबर चार्ट, इससे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री थोड़ी ना समझ में आएगी। सॉल्विंग सुडोकू पजल्स, इससे तो लॉजिकल रीजनिंग वो होगी। आइडेंटिफाइंग टेक्सटाइल फिगर्स, चौपड़ आकृतियों को पहचानना। हाँ, फिगर्स जो है अलग अलग पेपर पे फिगर दिए होंगे वो बताना। ड्राइंग बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट डाटा, ये तो डाटा हैंडलिंग का सब्जेक्ट हो गया, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3rd सही होगा। चौपड़ आकृतियों को पहचानना 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट पढ़ाने के लिए सही होगा। समझ में आया? चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर टीचिंग चिल्ड्रन द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन? फ्रैक्शन पढ़ाने के लिए सबसे अच्छा क्या होगा? अबेकस से तो गिनती पढ़ाई जाती है छोटे बच्चों को। जियो बोर्ड्स नहीं। नंबर चार्ट से कैसे फ्रैक्शन पढ़ाएंगे? क्रिजनियर रॉड्स, ये एक तरह की रंग बिरंगी रॉड्स होती हैं क्ले और लकड़ी के दफ्ती के, इससे जो है फ्रैक्शन पढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। ये फ्रैक्शन पढ़ाने के लिए TLM है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4th क्रिजनियर रॉड। बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए कौन सा अत्यंत उपयुक्त है? तो क्रिजनियर छड़ें इसका आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? देखिए फिर से आ गया इस तरह का क्वेश्चन जिसमें नॉट करेक्ट पूछा है। विथ रिगार्ड टू नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है। हाँ सही बात है। गणितीय संकल्पनाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध है। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आर हायरार्किकल इन नेचर, ये भी बात सही है। प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष और कल्पना की आवश्यकता नहीं है, ऐसे बात नहीं है। किसी भी लेवल का या किसी भी उम्र का बच्चा हो वो ज़रूर कुछ ना कुछ सोचता है, कुछ ना कुछ कल्पना करता है। तो ऐसा तो है नहीं कि वो भी मैथ के सब्जेक्ट में कल्पना की आवश्यकता ही नहीं है, तो ये ऑप्शन तो गलत है। गणित में विचारों के सही संचरण के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग होता है। हाँ सही बात है।
तो हमसे पूछा था क्या कथन सत्य नहीं है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। जो हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा यही सही आंसर है, क्योंकि हमसे पूछा ही गलत है। गॉट इट। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नंबर 3 इज यूज्ड इन ऑर्डिनल सेंस? निम्नलिखित कथनों में से किस में संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है? एक ऑर्डर बता रहा है, मतलब 3 को एक ऐसा नंबर बताएगी जो एक ऑर्डर बता रहा है। आई लिव ऑन द थर्ड फ्लोर ऑफ दिस बिल्डिंग। हाँ, ये तो क्रम बता रहा है कि ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ये तो है। द हाउस हैज़ 3 रूम, ये तो 3 कमरे बता रहे हैं, नंबर्स बता रहे हैं, क्रम नहीं बता रहा है, ऑर्डर नहीं बता रहा है। ऑल ग्रुप हैव 3 टीम मेंबर, हर ग्रुप में प्रत्येक समूह में 3 टीम सदस्य हैं, ये भी नंबर खाली बता रहा है। द बॉक्स कंटेन मैनी सेट्स ऑफ 3 पेंसिल, ये भी हमें खाली नंबर बता रहा है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट सही हो जाएगा। जो है पहले वाले में हमें एक क्रम बता रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। इफ टू फिगर हैव सेम एरिया देयर पेरीमीटर आर इक्वल। शुद्ध कथन को पहचानिए। यदि दो आकृतियों का क्षेत्रफल समान है तो उनका परिमाप समान होगा? नहीं। इफ टू फिगर हैव सेम पेरीमीटर देन देयर एरिया इक्वल, ये भी जरूरी नहीं है। द यूनिट ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया आर सेम, नहीं। पेरीमीटर का या तो मीटर में होगा या सेंटीमीटर होगा, और एरिया का क्या होता है? अगर मीटर तो स्क्वायर हो जाएगा, तो यूनिट तो सेम होती नहीं है। द शेप ऑफ फिगर डिटरमाइन द पेरीमीटर। हाँ, फिगर का जो शेप का जो फिगर है वो जो है हमारा पेरीमीटर डिटरमाइन करेगा। कितनी साइड्स हैं, ठीक है, ये डिटरमाइन, और वो उनकी कितनी लेंथ है, ये हमारे पेरीमीटर को डिटरमाइन करेगा। तो हमारा ऑप्शन फोर्थ क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। गॉट इट। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद द रिस्पेक्ट टू द मैथमेटिक्स करिकुलम। गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। The foundation of algebraic thinking can be laid at primary level. The concept of fraction should be introduced only at upper primary. भिन्न की अवधारणा जो है, नहीं, ये तो थर्ड फोर्थ में थोड़ा थोड़ा शुरू हो जाता है, तो ये ऐसा अपर प्राइमरी में तो नहीं करते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव नंबर शुड बी इंट्रोड्यूस्ड एट प्राइमरी लेवल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। लेकिन इस तरह के चैप्टर तो अपर प्राइमरी लेवल पे शुरू होते हैं, प्राइमरी में नहीं होते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया मेजरमेंट शुड बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली एट अपर प्राइमरी, ये भी बात गलत है। तो ये बात, इन चारों में से हमें ये बात ज़्यादा सही लग रही है। द बीज गणितीय विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है। अनिवार्य नहीं किया है, मतलब कंपलसरी नहीं किया है, एक थिंकिंग की है कि दी जा सकती है कि नहीं दी जा सकती है। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राइंगल एट प्राइमरी लेवल। प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। डेफिनेशन ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल पढ़ा रहे हैं तो उसकी डेफिनेशन थोड़ी ना याद करानी है, ये ऑप्शन हमारा गलत होगा। चिल्ड्रन शुड ओनली बी एक्सपोज टू इक्विलेटरल ट्राइंगल टू अवॉइड कन्फ्यूजन। सिर्फ उसे एक ही तरह का ट्राइंगल या एक ही तरह का त्रिभुज दिखाना चाहिए, गलत बात। चिल्ड्रन शुड बी एक्सपोज टू ट्राइंगल ऑफ ऑल टाइप बट एक्सपोजर टू अदर फिगर शुड बी अवॉइडेड। सिर्फ उन्हें त्रिभुज दिखाना चाहिए और कोई आकृति नहीं दिखाना चाहिए, ये भी बात सही नहीं है। चिल्ड्रन शुड बी एक्सपोज टू ट्राइंगल
ऑफ ऑल टाइप एंड ऑल्सो अदर फिगर। हाँ, सारे तरह के त्रिभुज भी और सारे अन्य आकृतियाँ भी हमें दिखानी चाहिए। तो हमारा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। गॉट इट। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन अ डिवीजन सम द डिवाइजर इज 5 टाइम द क्वेश्चन एंड ट्वाइस द रिमाइंडर। इफ द रिमाइंडर इज 5, व्हाट इज द रिमाइंडर। एक विभाजक के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 5 है तो संख्या क्या होगी। देखिए, भागफल क्या होता है, इक्वेशन क्या होती है, ऐसे होता है, डिविडेंड डिवाइजर होता है इनटू क्वोशिएंट होता है प्लस रिमाइंडर होता है। ये भाजक होता है, ये भागफल होता है और ये शेषफल होता है। तो देखिए, इसको हम डी मान लेते हैं, इसको भागफल को हम डी मान लेते हैं। भागफल का 5 गुना है, यहाँ से भागफल का 5 गुना है, मतलब 5 टाइम्स ऑफ क्यू। और दूसरा क्या कंडीशन है, शेषफल का 2 गुना है, शेषफल का 2 गुना है, ट्वाइस ऑफ आर। तो और रिमाइंडर कितना है 5, तो 2 इंटू 5 हो गया, तो 2 5 जा 10 हो गया, और 5 क्यू। तो क्यू को निकालने के लिए हम 10 को 5 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा 2 मिल जाएगा। तो अब देखिए, क्यू हमें 2 मिल गया और यहाँ से रिमाइंडर के हिसाब से डिवाइजर हमारा 10 मिल गया। तो ये नंबर ऐसे हो जाएगा, 2 इंटू 10 प्लस और रिमाइंडर कितना था 5, तो 2 10 जा 20 प्लस 5, तो हमारा आंसर हो जाएगा 25। फिर से इधर बता देता हूँ, डिवाइजर जो है वो ट्वाइस ऑफ रिमाइंडर है, और रिमाइंडर कितना था 2 इंटू 5, तो यहाँ से हो गया डिवाइजर 10। और दूसरी कंडीशन क्या थी, डिवाइजर 5 टाइम्स ऑफ क्यू है, ठीक है। तो और अब क्यू है, तो अब डिवाइजर जो है 10 के बराबर होगा, तो क्यू हम निकालेंगे ना, तो 10 को 5 से भाग दे देंगे, तो 2 आ गया। तो अब डिवीजर देखिए, यहाँ से क्वेश्चन कितना आ गया 2, यहाँ से 10 रखेंगे और यहाँ पे प्लस कर देंगे, 2 10 जा 20 प्लस 5, तो हमारा आंसर आ जाएगा 25। गॉट इट। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द सम ऑफ 5 consecutive number is 20, what is the sum of first 3 consecutive number। 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है, प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा। तो कैसे करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन आए तो ऐसे कीजिए, x प्लस x प्लस 1 प्लस x प्लस 2, और इसके पहले की 2 संख्या हो जाएंगी x माइनस 1 प्लस x माइनस 2, ठीक है। और इनका योग कितना है 20, ये हो जाएगा x माइनस 2 प्लस x माइनस 1 प्लस x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 20। तो देखिए, 2 से ये -2 कट गया, -1 से -1 कट गया, हमारे पास बचा 5x जो 20 के बराबर है। x की वैल्यू निकालेंगे तो 20
बटे 5, तो x की वैल्यू मान आ गया 4। तो देखिए अगर यहाँ 4 रखेंगे तो 4 + 1 5 हो जाएगा, 4 + 2 6 हो जाएगा। यहाँ पे 4 - 1 करेंगे तो 3 और 4 - 2 करेंगे तो 2। इस तरह की संख्या हो जाएगी। प्रथम 3 संख्याओं का योग पूछा था, तो 2 + 3 + 4, 2 + 3 + 4 9 हो जाएगा। हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए तो इस तरह से मान के कीजिए। ओके, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ वायर इज इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर enclosed an area of 144 centimeter square. How much area is enclosed in the same wire is bent in the form of rectangle of length 16 centimeter. एक वर्ग के रूप में तार 144 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल घेरता है। यदि इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए तो लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो कितना क्षेत्रफल घेरा जाएगा? देखिए, एक आयत बना ली जाती है तार का, वर्गाकार का, जिसका एरिया कितना है? 144। तो आयत वर्ग का जो क्षेत्रफल है 144, तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है? साइड इंटू साइड, मतलब साइड स्क्वायर जो है 144 के बराबर है। तो साइड हमें कितना मिल जाएगा? 144 का स्क्वायर रूट कर देंगे तो साइड हमें मिल जाएगा 12। तो अब इसका परिमाप कितना हो जाएगा? परिमाप होता है वर्ग का 4 इंटू साइड, मतलब 4 इंटू 12, 48 हो जाएगा। ओके, 48 परिमाप हो जाएगा। हाउ मच एरिया इज एनक्लोज्ड इन द सेम वायर? तो तार जो है हमारा 48 सेंटीमीटर का, अब उसी से क्या बनाता है? आयत बनाना है, जिसकी लंबाई क्या है? 16 से। तो अब आयत का परिमाप क्या होता है? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, तो तार की लंबाई तो बराबर ही रहेगी 48। अब लंबाई कितनी है? 16 प्लस 48, तो 16 प्लस b करेंगे, 48 को 2 से भाग दे देंगे तो हमें मिल जाएगा 24। 16 प्लस b को निकालने के लिए 24 में से 16 को माइनस करेंगे तो हमारी चौड़ाई आ जाएगी 8। अब हमें लंबाई मिल गई 16 और चौड़ाई हमने निकाल ली 8। तब आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है 16 इंटू 8, तो हमारा आंसर आ जाएगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग निकाल लेंगे। ओके, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे और लास्ट क्वेश्चन। Among the following fraction the largest and second largest fraction respectively, निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी और दूसरे सबसे बड़ी भिन्न क्रमशः है। तो देखिए अब ये एक तरह के अनलाइक फ्रैक्शन है, ठीक है। तो अब हमें इन्हें डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 5/6 को यहाँ हम लोग नीचे कर लेते हैं। 5/6 को करेंगे तो ये लगभग 6 8 जा 48, ये 0.8 के लगभग आएगा, ठीक है। 3.4 को करेंगे तो 0.75 आएगा। 1/2 को करेंगे तो 0.5 आएगा, 50 मान लीजिए। 2/3 को 0.66 और 3/5 को करेंगे तो 0.60 आएगा। तो अब लार्जेस्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट, सबसे बड़ी और दूसरे सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी तो 0.8 है,
जिसका फ्रैक्शन है 5/6। एक तो ये हो गया, दूसरे सबसे बड़ी 0.75, 3/4। तो हमारा ऑप्शन है 3 ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, 3/5, सॉरी ये वाला ऑप्शन हमारा पहले ही ऑप्शन है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 5/6 और 3/4। ये हमारे कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो फ्रेंड्स, आप लोग को सेशन कैसा लगा आप उसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग जल्द ही नेक्स्ट क्लास में। और अगर आप लोग नए हैं तो डेली अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें के लिए। ओके, गुड बाय।